नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मैदानों का प्रादेशिक विभाजन के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे। आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को कल की क्लास का अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास की यदि हम बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने जाना था उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये जो है हिमालय पर्वत के दक्षिण में पड़ता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो इसका निर्माण जो है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसाद यानी सेडिमेंट के जमाव यानी निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। और साथ ही यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था इसको हमने 4 भागों में बांटकर पढ़ा था, जैसे भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है। और इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये 8 से लेकर 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। भाबर क्षेत्र में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है या कमी पाई जाती है। यहाँ पे नदियाँ अदृश्यमान हो जाती हैं। साथ ही तराई क्षेत्र में जो है हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है दलदली एवं नम जमीन जो है पाई जाती है और यहाँ पर जो है घनी वनस्पति जो है पाई जाती है। जो नदियाँ जो हैं भाबर क्षेत्र में अदृश्यमान हो गई थी वह जो है तराई क्षेत्र में दोबारा से धरातल पर यानी पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। बांगर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो है नदी बेसिन के दूर पाया जाता है और यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये क्षेत्र जो है खादर की अपेक्षा जो है कम उपजाऊ जो है होता है। खादर क्षेत्र की बात करेंगे तो नदी बेसिन के आसपास पाया जाता है और जहाँ तक नदी के बाढ़ का पानी जाता है वहाँ पर जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है और इसी को खादर क्षेत्र कहा जाता है, जो कि खेती के लिए अच्छा जो है माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने बात की थी। अब बाकी के जो मैदान बचे हैं, जैसे राजस्थान का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के मैदान के बारे में। तो राजस्थान के मैदान की यदि बात करते हैं तो ये अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। जो राजस्थान का मैदान है ये जो अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में जो है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लेकिन यह मैदान अब मरुस्थल में बदल चुके हैं। इसी कारण यहाँ कृषि जो है कम होती है और यहाँ जो है लूनी एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो राजस्थान का मैदान है ये अब मरुस्थल में बदल चुका है। इसी कारण यहाँ पे कृषि जो है बहुत कम होती है और यहाँ पर जो है लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, यानी विश्व का जो है सबसे अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है थार मरुस्थल है। यानी विश्व का जो सर्वप्रथम यानी एकमात्र मरुस्थल है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या निवास करती है, तो वह थार मरुस्थल है जो कि इंडिया में पड़ता है, थार मरुस्थल। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैप में दिखाता हूँ मैं आपको थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है। ये भारत का हमने मैप बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये है अरावली पर्वत। ये क्या है अरावली पर्वत। और थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है थार मरुस्थल जो है अरावली पर्वत के उत्तर यानी उत्तर पश्चिमी भाग में जो है पड़ता है। तो ये है अरावली पर्वत जिसका विस्तार जो है मुख्य रूप से राजस्थान में, कुछ विस्तार गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी जो है फैला हुआ है। लेकिन थार मरुस्थल का कुछ भाग जो है कहाँ पे पाकिस्तान में भी जाता है। और जब ये थार मरुस्थल का कुछ भाग जो है पाकिस्तान में जाता है तो इसको यहाँ पे चोलिस्तान मरुस्थल या रोही मरुस्थल कहते हैं पाकिस्तान में। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों सिंधु नदी के मैदान की हम बात कर लेते हैं। सिंधु नदी का मैदान, तो सिंधु नदी के मैदान की यदि बात की जाए
तो सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। और यह मैदान जो है 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है। दोआब से मतलब होता है दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं सिंधु और सतलुज नदी है, सिंधु और सतलुज नहीं, सिंधु और झेलम मान लेते हैं। तो सिंधु और झेलम के बीच जो है जो भूमि है इसको सिंध सागर दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये है। अब इसके बीच की जो ये भूमि है इसको दोआब कहा जाता है। क्या दोआब जो है कहा जाता है। और सिंधु नदी का जो मैदान है ये 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन कौन से यहाँ पे 5 दोआब पड़ते हैं तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। अब ये जो है ये बह रही है सिंधु नदी जो कि एक मुख्य नदी है। अब सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ जैसे झेलम नदी है। अब झेलम और सिंधु के बीच कौन सा सिंध सागर दोआब पड़ता है। ये है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी जो है इसका उद्गम जो है बारालाचला दर्रे से होता है, यानी बारालाचला दर्रे से दो नदियाँ निकलती है, चंद्रा और भागा। ये हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं और यहीं से जो है ये चिनाब नदी के नाम से बहती है। और आगे जाकर जो है झेलम नदी जो है चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। तो आप झेलम और चिनाब के बीच का जो मैदान है इसको कहते हैं चज दोआब। क्या कहते हैं दोस्तों, चज दोआब। इसके बाद है ये है रावी नदी। रावी नदी की यदि हम बात करेंगे तो रावी और चिनाब नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम रचना दोआब। अब ये है ब्यास नदी जिसका उद्गम ब्यास कुंड से होता है। रावी और ब्यास नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं बारी दोआब। ये ब्यास नदी हो गया। ब्यास ये है सतलुज नदी जिसका उद्गम तिब्बत की राकसताल झील से होता है और ये जो है भारत में शिवकिला दर्रे से होकर एंटर करती है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये ब्यास नदी है ये जो है पंजाब के हरी के बैराग हरी के नामक स्थान पर मिल जाती है। तो अब ये ब्यास और सतलुज नदी के बीच की जो भूमि होती है इसको कहते हैं विष्ट दोआब। तो इन 5 दोआबों के नाम से जाना जाता है सिंधु नदी का मैदान, यानी कौन सा सिंध सागर दोआब, चच दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, विष्ट दोआब। अब दोस्तों सिंधु नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है ये चिनाब नदी है। कौन सी, चिनाब नदी। ये पाकिस्तान के मिठान कोट नामक स्थान पर जो है मिल जाती है चिनाब नदी। किसमें, सिंधु नदी में। अब ये सिंधु नदी कहाँ पे अपना जल गिराती है, अंतिम रूप से अरब सागर में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये 5 दोआब आपके समझ आए होंगे। अब गंगा नदी के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा नदी का मैदान। तो गंगा नदी के मैदान की हम बात करेंगे तो भारत का जो है सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। तो भारत में जो है कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ माना जाता है, गंगा नदी का जो मैदान है भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। इसी मैदानी भाग में जो है नदियों के विसर्प गोखुर झीलें पाई जाती हैं। जब दोस्तों गंगा नदी जो है बहती है भारत में तो ये कुछ इस प्रकार से बहती है, यानी ये कुछ इस प्रकार से जब बहती है। अब ये जो है दोस्तों इनको कहते हैं विसर्प। देखो इनको जो है क्या, इनको विसर्प कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों पहले जो है नदी इस प्रकार यहाँ से बह रही थी और कुछ समय बाद जो है ये वाला जो भाग है ये इस प्रकार से अलग हो जाता है। अब देखो इसका शेप कैसा है, गाय के खुर जैसा इसका शेप है, इसीलिए इसको गोखुर झील कहा जाता है। क्या, गोखुर झील कहा जाता है। और ये विसर्प और गोखुर झीलें कहाँ पे पाई जाती हैं, गंगा नदी के मैदान में पाई जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। विसर्प और गोखुर झीलें आपको समझ आई होंगी। अब गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निम्न मैदान। तो गंगा का ऊपरी मैदान यानी ऊपरी गंगा का मैदान ये पूर्वी राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। मध्य गंगा का मैदान ये पूर्वी यूपी और बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल में है। यानी ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। जो निम्न गंगा का मैदान है ये पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है जहाँ पे चावल एवं जूट की खेती की जाती है। अब आते हैं दोस्तों असम का मैदान। अब असम में आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित असम में फैला मैदान है। यहाँ पे जूट एवं कपास की कृषि की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर, असम राज्य में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ से एंटर करती है, तो ये जो है ये निकलती है तिब्बत की मानसरोवर झील से या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से या कहाँ से, कैलाश पर्वत से। और ये भारत में यांगयाप दर्रे से एंटर करती है। उसके बाद जो है ये
अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई जो है असम में प्रवेश करती है। और असम में जब ये बहती है तो यहीं पर जो है असम में एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आपके आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अच्छे से सभी मैदानों को जाना है और सभी कुछ आपको समझ भी आ गया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।